हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी एसएस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में बेसिक चीज़ें जान ली हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया जिसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, यानी इसमें क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो। अब देखिए, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो अपने, अगर एक बार ये परिवर्तन हो गया तो अपने ये पूर्ण अवस्था यानी अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगा। जैसे मान लीजिए दूध से दही बन गया, तो फिर हम लोग दही से दूध नहीं बना पाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और ये जो रासायनिक अभिक्रिया रहती है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करती है। यानी अगर आप लोगों ने 2 किलो का दूध लिया है और 2 किलो के दूध का दही बनाया है, तो दही भी 2 ही किलो बनेगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 किलो बन जाएगा, चाहे आधा किलो बन जाएगा, चाहे इधर का उधर बन जाएगा। यानी आप लोगों ने अगर 2 किलो दूध लिया है तो दही भी 2 किलो ही बनेगा। तो हम लोग जैसे मान लीजिए दही से, दूध से दही बनाना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और ये रासायनिक परिवर्तन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करते हैं। यानी अभिक्रिया से पूर्ण द्रव्यमान, अभिक्रिया से पूर्ण द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया किस नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं, यानी इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित अगर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी परमाणु रहते हैं परमाणुओं की संख्या गिनते हैं। यानी परमाणु की संख्या अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के बाद। देखिए, जैसे मान लीजिए कार्बन है प्लस ये ऑक्सीजन है, यानी कार्बन को अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन के संपर्क में लाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जला, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया से पूर्व, यानी ये जो अभिक्रिया अभी अभिक्रिया ही हो गई है, यानी ये अभिक्रिया दर्शाती है, ये जो बना हमारा ये, अब ये इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, यानी इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और इन दोनों को रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी अभिकारक। रिएक्टेंट। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या गिनते हैं अभिक्रिया होने के पहले तथा अभिक्रिया होने के बाद। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु, यहाँ पर भी कार्बन का एक परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यानी हमारी ये अभिक्रिया क्या है, ये बैलेंस अभिक्रिया है। और देखिए, इन दोनों यानी अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो अभिक्रिया नहीं हुई रहती है, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग इन दोनों को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, तथा जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो अभिक्रिया के बाद बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। दूसरी चीज हम लोग ये कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उसका फॉर्म है वो फॉर्म लिखें।
जैसे मान लीजिए, जैसे हमने कार्बन लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा, तो यहाँ पर देखिए हमने ये कार्बन क्या है, कार्बन किस अवस्था में, मान लीजिए कार्बन सॉलिड अवस्था में है, तथा ऑक्सीजन ये जो मान लीजिए गैस अवस्था में है, तथा जो भी हमारा उत्पाद बना कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस अवस्था में है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये जिस अवस्था में है उस अवस्था को हम लोग लिखें। तो ये हमारा कार्बन सॉलिड अवस्था, ऑक्सीजन गैस अवस्था, उत्पाद जो भी हमारा बना वो भी गैस अवस्था, यानी अभिकारक तथा उत्पाद की अवस्था को हम लोग भी लिखते हैं। जब बैलेंस करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग, तो ये काम करते हैं। तीसरा हम लोग ये करते हैं कि बैलेंस करते समय सबसे पहले ये कोशिश करें जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो उसे पहले बैलेंस करें, उसे पहले बैलेंस करें। ठीक है, ये तीन चीजें हमारी किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए जरूरी होती हैं। पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, कितना परमाणु है उसको देखेंगे अभिक्रिया से पहले, तथा अभिक्रिया हुआ तो कितना परमाणु बना वो देखेंगे, उसको हम लोग गिन लेंगे। नॉर्मली काउंटिंग करते हैं, नॉर्मली गिनती करते हैं हम लोग। दूसरी चीज ये फॉर्म लिखते हैं कि किस फॉर्म में है, कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, किस अवस्था में है उस अवस्था को लिखते हैं। तीसरी चीज जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कार्बन धन ऑक्सीजन किया था और इससे CO2 बनाया था, तो हम लोग सबसे पहले जब इसको बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये सबसे बड़ा ना, ये दो ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो हम लोग देख लेंगे कि ऑक्सीजन के दो परमाणु, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु। फिर हम लोग कार्बन को देखेंगे कि ये कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अभिक्रिया के, यानी जो भी ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ वो कितने प्रकार की होती है। तो सिंपल देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला जो इसका प्रकार आता है वो संयोजन का आता है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर इसमें संयोजन में क्या रहता है, इसमें देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो यहां पर क्या रहता है कि अभिकारक, जैसे जो अभिक्रिया से पहले जिन जिन चीजों में हम लोग रिएक्शन कराते हैं उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, कई अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा और ये बन गया CO2। यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ पर जुड़ रहा है, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ये अभिकारक जुड़ रहा है और एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन यानी संयोजन रिएक्शन कहते हैं। सामान्यतः ये जो रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होते हैं, यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, जिसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए जब दो चीजें जुड़ती हैं, जब दो चीजें जुड़ के एक तीसरी चीज का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा बाहर आता है। तो हम लोग इसको इस चिन्ह से दिखा देते हैं, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा बाहर आता है। जैसे अगर आप लोग कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ये जल के CO2 गैस बनाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊष्मा एनर्जी देगा। यानी सामान्यतः सभी संयोजन रिएक्शन जो होते हैं ऊष्माक्षेपी होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं, लगभग में होते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि संयोजन रिएक्शन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होते हैं, लेकिन सभी संयोजन रिएक्शन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन नहीं होते हैं। यानी सभी संयोजन जो रहते हैं वो ऊष्मा नहीं फेंकते हैं। जैसे मान लीजिए इनको हम लोग जोड़ रहे हैं, जब किसी भी चीज को आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखिएगा, किसी भी चीज को आप लोग जब जोड़ना रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, सब
ऊर्जा लगाते हैं ना, ऊर्जा मतलब ऊर्जा निकलती है, जोड़ने में क्या रहती है, ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो ऊर्जा निकल रही है। जब किसी भी चीज़ को आप लोग जोड़ेंगे तो ऊर्जा निकल रही है। तो इस जब ऊर्जा निकल रही है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी अवस्था को भी लिख दीजिए, ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया और ये भी गैस हो गया। तो ये हमारा संयोजन रिएक्शन। संयोजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो अभिकारक मिलके, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, यानी अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो उत्पाद बनेगा, यानी जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट एक रहेगा, प्रोडक्ट एक से ज्यादा नहीं रहेगा। अब देखिए, ये संयोजन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वियोजन रिएक्शन। वियोजन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या रहता है, एक अभिकारक रहता है और वो टूटता है। जैसे मान लीजिए CaCO3, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो CaO + CO2। यहाँ पर देखिए अभिकारक एक है तथा टूट के क्या कर रहा है, दो उत्पाद बना रहा है। यानी यहाँ पर जो अभिकारक रहता है, एक अभिकारक रहेगा और ये टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकारक एक रहता है तथा टूटता है, ठीक। और देखिए किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, ठीक, आपको खुद ऊर्जा लगाना पड़ेगा, यानी आपको खुद ऊर्जा लगाना पड़ेगा। यानी ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। यानी मान लीजिए किसी चीज को आप लोगों को तोड़ना है, ठीक, तो आप खुद ऊर्जा लगा के इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऊर्जा इधर दे रहे हैं तो ये क्या रहते हैं, उष्मा शोषी रहते हैं। यानी ये उष्मा शोषी, यानी ऐसे नहीं टूटते हैं। जब कहीं से खूब ज़्यादा आप उष्मा देंगे कहीं, तब ये खूब उष्मा ले लेगा, तब खूब जब उष्मा ले लेगा तब ये टूटेगा, बिना उष्मा लिए नहीं टूटता है। वहाँ पर हम लोगों ने संयोजन में देखा कि उष्मा निकलती है, जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो उष्मा निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर इसे तोड़ने के लिए हमें उष्मा देना पड़ रहा है, यानी उष्मा शोषी है, यानी उष्मा सोख रहा है, उष्मा पहले ले रहा है तब ये टूट रहा है, ठीक है। तो ये वियोजन रिएक्शन होता है। अब देखिए तीसरा हमारा जो रहता है वो विस्थापन रिएक्शन रहता है। विस्थापन रिएक्शन, देखिए विस्थापन में क्या रहता है, इसमें जो अभिकारक रहता है, अभिकारक का एक पार्ट जो रहता है वो किसी दूसरे अभिकारक से विस्थापित हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने Fe लिखा प्लस CuSO4 लिखा। अब देखिए यहाँ पर जो रहेगा ये कॉपर विस्थापित हो जाएगा, यानी ये FeSO4 प्लस कॉपर। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि ये जो कॉपर है ना, कॉपर विस्थापित हो गया और विस्थापन होने के बाद कॉपर का स्थान किसने ले लिया, Fe ने ले लिया, ठीक है। तो ये विस्थापन रिएक्शन होता है। अब इस विस्थापन रिएक्शन में भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाले भी रहते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये दो बार विस्थापित होता है। तो जैसे मान लीजिए दो बार विस्थापित हो, देखिए तो क्या रहता है Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये हो जाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखिए ये 2NaCl हो जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये देखिए कि यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है, ये देखिए एक बार तो इसका हो रहा है, ठीक, और एक बार इसका हो रहा है, यानी एक ही अभिकारक में इसका भी विस्थापन हो रहा है तो इसका भी विस्थापन हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल विस्थापन रिएक्शन, ठीक है। देखिए नॉर्मली आप लोग तीन जानिए, 1, 2 और 3। अब इस विस्थापन में अगर दो बार विस्थापित हो जाएगा तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। हमें यहाँ पर ये जानना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने जान लिया, ठीक, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या प्रकार, तो हम लोगों ने जाना संयोजन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो चीजें मिलती हैं और एक चीज बनता है, तो जब दो चीजें मिलेंगी और एक चीजें बनेगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है। आप कहीं पर देखिए कि जब दो चीजें मिलेंगी और एक चीज बनेगी तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, बहुत ज्यादा बलवान होगा, तो मतलब वहाँ ऊर्जा निकलेगी, तो उसे हम लोग ऊर्जा क्षेपी बोल दे रहे हैं, यानी ऊर्जा वो फेंक रहा है। जब दो से एक बनेगा तो ऊर्जा फेंकेगा वो, ठीक। और जब मान लीजिए एक को हम लोग दो भागों में तोड़ देंगे तो ऊर्जा वो सोखेगा तभी टूटेगा। तो हम लोगों ने जाना कि वियोजन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उष्मा शोषी अभिक्रिया जान लिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जान लिया, तथा नॉर्मली जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो क्या रहता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। लेकिन सभी संयोजन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं होता है,
होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे।